A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta and today is the last class of Legal Metrology Act wherein we are going to complete this chapter and we are going to talk about the last topic of this chapter. So kindly pay attention on legal metrology. So students legal metrology की सारी classes uploaded है, आप आराम से देख सकते हो, उसको बार बार देख सकते हो and you can really do better preparation for your June attempt, right? सो लीगल मेट्रोलॉजी में हमने काफ़ी बात करी कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इज बेसिकली फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट्स मेजर्स, दे आर फॉर वेट्स मेजर साइज एंड इनकी यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है. आप अगर इमेजिन करेंगे कि बिना कोई वेट और मेजर की चीज़ें हो रही हैं तो आप सोचेंगे, आप खुद सोच पाएंगे कि कोई ट्रेड नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी. ट्रेड एक तरह से हॉल्ट में आ जाएगा जब कोई वेट्स मेजर्स ही नहीं होंगे. आप खुद सोचिए, आप अपने पर्सनल मेडिकल पर्सपेक्टिव के लिए भी वेट्स एंड मेजर्स कितने ज़रूरी हैं. बीपी लिया, हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, हम वेट अपना मेजर करते हैं लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे. मतलब पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ वेट्स एंड मेजर्स का इस्तेमाल होता ही होता है. So you can't even think about one day without weights and measure. And this particular act is all about weights, measures of the objects. तो अभी हमें बात करनी है आज की क्लास में, दैट इज फ्रॉम प्री पैकेज कमोडिटी. सो लेट्स टॉक अबाउट प्री पैकेज कमोडिटी. हमने काफ़ी बात इस चैप्टर में कर ली है. डायरेक्टर्स कैसे इंस्पेक्शन करी जाती है, उनकी क्या क्या पावर्स है. सो यू कैन सी प्रीवियस क्लासेस एंड टेक द हेल्प. सो प्री पैकेज कमोडिटी. प्री पैकेज कमोडिटी, हालांकि हमने डेफिनेशन में बात करी है, मीन्स अ कमोडिटी विदाउट विच द परचेजर बीइंग प्रेजेंट इज प्लेस्ड in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contained therein has a predetermined quantity. Means a commodity which without the purchaser being present. तो basic major बात तो यही ना, without purchaser being present. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे कुछ परचेज करने गए हो, आप अपने सामने काम करा रहे हो, आपके सामने इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं, आपको दिया जा रहा है, तो दैट इज नॉट अ प्री पैकेज कमोडिटी. वो तो आपके सामने हुआ है, परचेजर सामने है. बट ऐसी कमोडिटी जिसमें परचेजर प्रेजेंट ही नहीं है, दैट इज अ प्री पैकेज कमोडिटी. स्पेशली प्री पैकेज कमोडिटी के लिए काफी नॉर्म्स है, काफी प्रोविजंस है जो ये एक्ट बात करता है. क्यों? क्योंकि प्री पैकेज कमोडिटी ऐसी चीज है जहां पे परचेजर प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल बी अ लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर दैट टाइम. It is the obligation of manufacturer to disclose important information that is required under this act. तो ये एक्ट बोलता है कि जो प्री पैकेज कमोडिटी है जहां पे परचेजर प्रेजेंट नहीं है, वहां पर कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एज अ मैन्युफैक्चरर आपको डिस्क्लोज करनी है परचेजर को, कस्टमर को. ठीक है, तो वो हम बातें करने वाले हैं. सो हमें प्री पैकेज कमोडिटी के बारे में क्लियर हो गया. दो मेजर बातें हैं, एक तो भाई परचेजर प्रेजेंट नहीं है, परचेजर इज नॉट प्रेजेंट देयर, एंड सेकेंडली चाहे वो सील्ड हो या ना हो, ये बात नहीं हो रही है, हो सकता है कि वो सील्ड ना हो लेकिन वहां परचेजर प्रेजेंट नहीं है, तब भी वो प्री पैकेज कमोडिटी कहलाया जाएगा, सील्ड और नॉट सील्ड. ठीक है, यहां पे डिक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज कमोडिटी, तो सेक्शन 18 इसके बारे में बात कर रहा है और रूल 9 बात कर रहा है अबाउट कि क्या क्या डिक्लेरेशन होनी चाहिए. अभी देखो, हम डिक्लेरेशन याद करें उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिक्लेरेशन की जरूरत क्या है. क्योंकि ये प्री पैकेज कमोडिटी है, परचेजर वहां प्रेजेंट नहीं है, तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का सेक्शन 18 और रूल 9 बोलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्लोज होना जरूरी है. अभी हमने इसके बारे में बात करी. सेक्शन 18, सेक्शन 18 states, no person shall manufacture, pack, sell, import, distribute, deliver, offer, expose or process for sale any pre-packaged commodity unless. तो मतलब पहले तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो मैन्युफैक्चरर हो, आप ना कुछ भी चीज बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेचो. लेकिन अगर आपने एक्ट के हिसाब से ये डिक्लेरेशंस नहीं दी अपनी कमोडिटी की पैकेजिंग के ऊपर, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स करी जा सकती हैं अगर आपने ये एक्ट फॉलो नहीं करा. तो अगर आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बेच रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे वेट्स और मेजर, वो प्री पैकेज कमोडिटी है, तो सेक्शन 18 आपके ऊपर लगेगा.
unless such package is in standard quantity of number and bears thereon such declaration and particulars in such manner as may be prescribed. तो जैसे prescribe करेगी, या any advertisement mentioning the retail sale price of a pre-packaged commodity shall contain a declaration of net quantity, number of commodity contained in the package as may be prescribed. कह रहे हैं कि आप एमआरपी तो बताते हैं, रिटेल प्राइस तो बताते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो आप बताते हैं कि ये प्राइस है हमारा जिसपे हम ये चीज ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को. कह रहे हैं आप प्राइस बता रहे हो तो आपको बेसिक चीज तो बतानी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी है इसमें. सपोजिंगली एक पैकेज है, उसके अंदर टॉफी है, तो कितनी क्वांटिटी है, 10 टॉफी है, राइट. या अगर वेट है तो बोलते हैं 250 ग्राम है, नेट वेट 225 ग्राम है, तो आपको ये मेंशन करना है. इनफैक्ट आपने देखा होगा कि पैकेजिंग के ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी लिखे होते हैं कि पर ग्राम कितना फैट है इसमें, या कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना ट्रांस फैट है, ये सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें बताए जाते हैं. ठीक है ना, वो तो ईटेबल्स के लिए. तो लेकिन कोई भी एक स्टैंडर्ड प्री पैकेज कमोडिटी है तो उस पे प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है. रूल 9 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011 डील्स विद द मैनर विच डिक्लेरेशन शैल बी मेड, कि डिक्लेरेशन कैसे करनी है. अभी आपको ये तो समझ में आया कि डिक्लेरेशन किसके ऊपर करनी है, पैकेजिंग के ऊपर. कौन से प्रोडक्ट की कमोडिटी के कौन से कमोडिटी के ऊपर डिक्लेरेशन करनी है, जो प्री पैकेज कमोडिटी है. प्री पैकेज कमोडिटी क्या होता है, वो कमोडिटी जिसमें परचेजर एट द टाइम ऑफ जब वो चीज बन रही है वहां प्रेजेंट नहीं है. Every declaration which is required to be made on a package under these rule, that is rule 9 of legal metrology package commodity rules 2011, legible और prominent होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको झूठी बात लिख रहे हो, झूठी नहीं होनी चाहिए. न्यूमरल्स में रिटेल प्राइस होता है, जैसे प्राइस होता है ₹200, ₹400, नेट क्वांटिटी भी वहां प्रिंटेड होनी चाहिए, पेंटेड होनी चाहिए, या इंस्क्राइब्ड होनी चाहिए. तो आपको पता है कोई प्रिंटिंग पेपर जैसा होता है, पेंटेड मतलब पेंट से लिखा हुआ. एक होता है इंस्क्राइब्ड मतलब जो कमोडिटी के ऊपर ना ऐसे, मतलब उस पैकेजिंग के ऊपर ही ऐसे इंस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, ऑन द पैकेज इन अ कलर दैट कंटेन्स कॉन्स्पिशियसली विद द बैकग्राउंड. मतलब ऐसा नहीं कि कैमोफ्लेज हो गया कि भैया रेड कलर का डब्बा है, रेड कलर ही लिखा हुआ है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही कंट्रास्टिंग कलर होना चाहिए. आपको पता है कलर का भी एक वो होता है, व्हील होता है, जिसमें ना एक कंट्रास्ट देखा जाता है कि इस कलर के कंट्रास्ट ये वाला कलर है. तो ऐसे कंट्रास्ट होगा तो एक रीडेबल मैनर में होगा ना चीज. ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट वेयर एनी लेबल इंफॉर्मेशन इज ब्लोन, फॉर्म्ड और मोल्डेड ऑन अ ग्लास और प्लास्टिक सरफेस, सच इंफॉर्मेशन नीड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन अ कंट्रास्टिंग कलर. वो तो हम जैसे पेप्सी की बॉटल में देखते हैं कि अब वो चीज ट्रांसपेरेंट है तो हमें आप कोई भी फिर उसमें कंट्रास्ट कलर की जरूरत नहीं है. या भाई ग्लास की चीज है तो ग्लास का क्या कलर होता है, वहां तो कोई कंट्रास्ट नहीं देखेंगे ना. तो जो भी डार्क कलर होगा जो रीडेबल हो उसको आप यूज करेंगे. जहां पे डिक्लेरेशन प्रिंटेड फॉर्म में होती है, या हैंडराइटिंग या हैंड स्क्रिप्ट में होती है, वो डिक्लेरेशन क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस. मतलब ऐसे नहीं कंफ्यूज्ड है कि क्या लिखा है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चर क्या, कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और लेजिबल होनी चाहिए. अभी जैसे आप कोई खाने की चीज है, उसकी एक्सपायरी डेट है तो बिल्कुल लेजिबल होनी चाहिए, आफ्टर टेस्टिंग होनी चाहिए. ये नहीं कि अपनी मर्जी से हमारे हिसाब से तो 4 दिन तक ये ठीक रहेगा, ऐसा नहीं होता. प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही लेजिबल मैनर में वो चीज प्रेजेंट करी जाती है पैकेज कमोडिटी के ऊपर. नो डिक्लेरेशन शैल बी मेड सो एज टू रिक्वायर इट टू बी रीड थ्रू एनी लिक्विड कमोडिटी कंटेन्ड इन द पैकेज. No declaration shall be made as to require it to be read through any liquid commodity. कोई अगर liquid commodity है तो ऐसा नहीं कि मतलब उसमें और केयरफुल रहना पड़ता है कि आप चीज भी खराब ना हो, उसमें उसका कोई जो इंस्क्राइब करी जा रही चीज उससे इफेक्ट भी ना हो, और चीज रीडेबल हो. Where a package is provided with an outsider container, जैसे होता है ना कि आपने बादाम का डब्बा है, उसमें बादाम अंदर है और बाहर ब्रांड ने अपना पैकेजिंग करा है, बॉक्स है. ठीक है ना, तो जहाँ पे एक आउटसाइड कंटेनर होता है, रैपर होता है, उस कंटेनर या रैपर पे भी सारी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑन द पैकेज एक्सेप्ट वेयर सच कंटेनर इटसेल्फ इज ट्रांसपेरेंट एंड द डिक्लेरेशन ऑन द पैकेज इटसेल्फ आर इजीली रीडेबल.
through such outside wrapper, provided no declaration on the inner package is required if the inner package does not contain any declaration on its outer cover. कह रहे इनर कवर पे लगाने की जरूरत नहीं, आउटर कवर पे होना चाहिए. आउटर कवर अगर ट्रांसपेरेंट है तो कलर कुछ भी यूज करिए, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कंट्रास्टिंग कलर यूज करिए. इंफॉर्मेशन सारी रैपर या आउटसाइड पैकेज पे ही हो तो बेहतर है. The particulars of declaration required to be specified under this rules shall be either in Hindi, in Devanagari script or in English. देखिए यहाँ कह रहे और in English, मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं बोला. तो यहाँ कह रहे हैं हिंदी में हो या फिर आपके जो एक देवनागरी स्क्रिप्ट है उसके लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो. इट मे बी नोटेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन द सब रूल शैल प्रिवेंट यूज ऑफ एनी अदर लैंग्वेज इन एडिशन. मतलब हिंदी इंग्लिश के अलावा जो लिखना आप लिखिए, लेकिन इंग्लिश या हिंदी में से तो एक चीज होनी चाहिए. क्योंकि क्या है ना, इंग्लिश इज समथिंग दैट इज चलो पूरे देश में इट्स रीडेबल, सबको समझ में आती है. हिंदी भी काफी स्टेट्स में मतलब एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज है. कह रहे हैं इंग्लिश हो या हिंदी हो, या फिर आप थर्ड लैंग्वेज भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है. बहुत सारे पैकेजिंग पे होती है. व्हाट इज प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल? आप कह रहे हैं ये जो डिस्प्ले पैनल होता है, मतलब पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, स्क्वायर शेप में होनी चाहिए, ट्रायंगुलर शेप में होनी चाहिए, कैसे पैकेजिंग होनी चाहिए, उसके डिस्प्ले पैनल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, और इसके बाद हमारा पेनल्टीज रह गया एंड देन द चैप्टर इज डन. In relation to package means the total surface area of package where the information required under these rules. तो कह रहे हैं कि पैकेजिंग कितना सरफेस एरिया होना चाहिए जिसपे सारी डिक्लेरेशन आ जाए. All the information could be grouped together and given at one place. Generally आप देखेंगे कि जो प्राइस, क्वांटिटी और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपायरी है वो जनरली साथ ही होते हैं, एक जगह ही लिखे होते हैं. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि एक साइड पे ये है एक साइड पे वो है, हो सकता है दैट डिपेंड्स ऑन द पैकेजिंग ऑल्सो, लेकिन कोशिश होती है हमेशा मैन्युफैक्चरर की एक साइड पे ही सारी ऐसी चीजें डिक्लेरेशन हो जो रिक्वायर्ड है. The pre-printed information could be grouped together and given at one place, and online information grouped together in other place. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सेम टाइप की है उसको एक जगह लिखिए, जो दूसरे टाइप की है उसको दूसरी जगह. जनरली आप देखेंगे कि जो पैकेजिंग होती है ना उसमें प्राइस, क्वांटिटी और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एक जगह लिखा हुआ है. ठीक है, और इसको यूज कैसे करना है, इसके फायदे कैसे हैं वो एक जगह लिखे हुए हैं. हो सकता है पैकेजिंग ऐसी कोई सब कुछ ही एक जगह लिखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो सेम नेचर की इंफॉर्मेशन है उनको ग्रुप करा जाता है. What is the area prescribed? तो as per legal metrology act कितना surface area होता है जो जरूरी है for declaration of the information? The area not including the top, bottom, flange at the top and bottom of the cans, and shoulder and the neck of the bottle and jar shall be described as follow. The area not including मतलब top, bottom और ऐसे जो एक पैकेट होता है ना उसके जैसे कोने, उनको अगर हटा दिया जाए तो इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर पैकेज, अगर रेक्टेंगुलर पैकेज है आपका, wherein one entire side can properly be considered to be the display panel side. ठीक है ना, तो कह रहे हैं अगर रेक्टेंगुलर पैकेज है तो आप उस पर बहुत अच्छे से एक साइड पे पूरा इंफॉर्मेशन लिखिए, एक साइड पे आप ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं. सिलेंड्रिकल है तो प्रिस्क्राइब परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द हाइट ऑफ द पैकेज मल्टीप्लाइड बाय द सर्कमफ्रेंस. अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों बता रहे हैं कि इतना सरफेस एरिया यूज करो, इतना लिखो, ऐसा क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर कोई मैन्युफैक्चरर चालाकी करे, पैकेजिंग के बड़े छोटे छोटे करके लिख दे, समझ में नहीं आ रहा कस्टमर को, एंड उसमें बाद में वो बोले अरे भैया डिस्क्लोज तो मैंने कर दिया ना, आई हैव डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन, है ना. अभी चालाकी, इंफॉर्मेशन भी मैंने डिस्क्लोज कर दी, रीडेबल भी नहीं हो रही, तो कस्टमर भी इग्नोर करेगा इस चीज को और मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा. तो ये तो एक तरह से वो हो गया ना. अभी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इसलिए करी जा रही है ताकि कस्टमर जो है वो रीड कर सके कि मैन्युफैक्चरर ने इसको किस चीज से बनाया या किस चीज में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, या यू अंडरस्टैंड. अभी अगर परचेजर ही इसको रीड नहीं कर पाएगा तो फिर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, राइट. तो डिस्प्ले पैनल का जो डिक्लेरेशन है वो कितना एरिया यूज करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है. क्या रेक्टेंगुलर पैकेज है तो आप एक साइड को यूज कर लीजिए पूरा इंफॉर्मेशन के लिए. सिलेंड्रिकल अगर है तो प्रिस्क्राइब परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द हाइट ऑफ द पैकेज मल्टीप्लाइड बाय द सर्कमफ्रेंस. आपको कुछ याद आ रहे हैं फॉर्मूलाज?
सर्कमफ्रेंस के क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस r एंड 2πr और ऐसे करके, तो प्रॉपर फॉर्मूला से उसको एक निकालना पड़ता है कि हाँ भैया इतना एरिया यूज होगा फॉर इंफॉर्मेशन। इन एनी अदर शेप पैकेज, अगर कोई और शेप है ट्राइंगुलर या कोई और रॉम्बस शेप पैकेज है, तो परसेंट ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द पैकेज और एन एरिया कंसिडर टू बी प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल फॉर द पैकेज। कह रहे हैं अगर टोटल सरफेस एरिया के हिसाब से आप निकालिए कि कैसे आप डिस्प्ले करेंगे इंफॉर्मेशन, या फिर जो भी एक कोई भी शेप है प्रोडक्ट की, उसमें जो भी डिस्प्ले एरिया बेहतर है वहां पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करिए। रजिस्ट्रेशन फॉर इंपोर्टर ऑफ वेट और मेजर। Section 19 provides that no person shall import any weight or measure unless he is registered with the director and the payment of fees is done. No weight or measure, whether singly or as a part or a component of any machine, shall be imported unless it conforms to the standard in weight of our act. अभी बाहर से आपने कोई वेट मेजर मंगवा लिया, ठीक है ना, एंड वो अगर इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कैसे वेट मेजर आप करेंगे? अगर आप करेंगे तो वो स्टैंडर्ड वेट नहीं रहेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो अगर आप इंपोर्टर है या वेट मेजर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश में, तो डायरेक्टर से परमिशन ले लीजिए। दूसरी बात, आप वो जो मशीन या जो भी चीज मंगवा रहे हैं वेट्स मेजर, वो इंडियन एक्ट के हिसाब से कंफर्म होने चाहिए। Approval of model. Every person before manufacturing or importing any weight or measure shall seek the approval of the model of such weight or measure. मॉडल क्या होता है? अभी मॉडल, जैसे मैं कोई वेट की कोई चीज बनवा रही हूँ, और मॉडल मतलब कि ये जो मैं चीज बनवा रही हूँ ये किस अगेंस्ट कौन सी चीज के वेट के हिसाब से ली जा रही है ना। अभी जैसे आप सब्जी खरीदते हो, एक साइड पे सब्जी होती है, वो तराजू सा होता है ना सब्जी वाले के पास, एक साइड पे वो बट्टा टाइप सा होता है, तो वो भी तो वेट ही है ना, उसके हिसाब से तो आपको सब्जी उसी के हिसाब से तो दी जा रही है ना। आप अपने घर से तो उसको नहीं देते ना, ये ले 1 किलो की चीज है, ये इससे नाप के दे मेरे को सब्जी, ऐसा तो नहीं होता। दे हैव देयर ओन वेट्स जिससे वो लोग आपको मेजर करके देते हैं, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं अगर आप कोई भी वेट या मेजर इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका मॉडल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको फीस देकर डायरेक्टर से अप्रूवल लेने के बाद ही आप कर सकते हैं। However, approval of the model may not be required in respect of any cast iron, brass, bullion or carat weight or any beam scale, length measure, not being a measuring tape, which are ordinarily used in retail trade. कह रहे हैं अगर आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो ऑर्डिनरली इंडिया में भी यूज होता है और ज्यादा कैपेसिटी का नहीं है और प्रिस्क्राइब कैपेसिटी है, जैसे यहाँ बोल रहे हैं 20 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैपेसिटी, which are ordinarily used in retail trade for measuring kerosene, milk और portable liquors in our country, तो उससे ज्यादा आप नहीं मेजर करवा रहे हो, मतलब नहीं मंगवा रहे हो अगर, तो चलेगा, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप कोई भी वेट मेजर का मॉडल मंगवा रहे हो, ऊपर सेक्शन 19 कह रहा था, या कोई वेट और मेजर ही मंगवा रहे हो, आपको डायरेक्टर की अप्रूवल जरूरी है, उसके बिना आप नहीं मंगवा सकते। इट मे बी नोटेड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इफ ही सैटिस्फाइड कि जो मॉडल है हैज बीन अप्रूव्ड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो फिर हो सकता है कि आपको अप्रूवल या टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर और रिपेयर और सेल ऑफ वेट और मेजर विदाउट लाइसेंस। सेक्शन 23 बोल रहा है नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर एनी वेट, रिपेयर और सेल और ऑफर, एक्सपोज और पोजेस फॉर रिपेयर एनी वेट और मेजर अनलेस उसके पास कंट्रोलर का लाइसेंस है। मतलब आप कोई वेट बना नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, रख नहीं सकते अपने पास, जब तक आपके पास एज अ कंट्रोलर का लाइसेंस नहीं है। अभी आप बोलोगे मैम इसमें लाइसेंस की क्या जरूरत है? क्योंकि भैया आप कल को कोई ऐसी चीज बना दो जो यूनिफॉर्मिटी ब्रेक कर दे हमारे देश में, हमारे एक्ट के हिसाब से नहीं है, तो देयर शैल बी सम अथॉरिटी ना, गोइंग टू चेक कि आप कैसे वेट बना रहे हो, इंडियन स्टैंडर्ड को कंफर्म करते हुए बना रहे हो या नहीं। क्योंकि आप देखिए, अभी मेरे को कोई बोले कि ये जो डब्बा मेरे पास पड़ा है ये आधा किलो का है, अभी मैं इसको वेट कैसे करूंगी? मैं इसको वेट मशीन पे रख के या वेइंग स्केल जो होता है उस पर देखूंगी। अभी वेइंग स्केल भी तो कहीं पे बना ही है ना, मैंने थोड़ी ना बनाया है, वो भी तो कहीं से बनकर ही आया है, तो वो कहाँ से बनकर आया, उसके मैन्युफैक्चरर कौन है? वो भी कहीं से वेट करके बना रहे होंगे उस चीज को, आप समझिए। तो जो एक्चुअल में वेट्स और मेजर्स बना रहा है या मेजरिंग यूनिट्स बना रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है, दे हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम कंट्रोलर। हाउएवर no license to repair shall be required when manufacturer for repair of his own weight or measure.
उसके लिए अगर अगर उसका काम रिपेयरिंग है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना, लेकिन खुद की रिपेयरिंग कर रहा है उसके लिए नहीं. द कंट्रोलर शैल इशू अ लाइसेंस सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. सेक्शन 24 बोलता है वेरिफिकेशन एंड स्टैंपिंग ऑफ वेट्स और मेजर. Every person having any weight or measure in a possession, custody or control indicating such weight or measure is being or is intending to be used by him in any transaction or for protection shall before putting such weight or measure into use have such weight or measure verified at such place and during hours as the controller generally specify. अभी जैसे आप कहीं रह रहे हो, ठीक है, ये जो वेट्स मेजर्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है जो ज्योग्राफिकल लिमिट या कोई वेदर उसकी वजह से कोई चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर आप कोई भी वेट या मेजर अपने पास प्रोसेस कर रहे हो और उसके हिसाब से लोगों को आप वेट मेजर करके कोई चीज बेच रहे हो, ट्रेड कर रहे हो या कोई भी प्रकार की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको वो सारी चीजों के जो वेट्स और मेजर है उनको वैसे यूज करना है जैसे कंट्रोलर ने बोला गया. नथिंग शैल बी डन इन अ वे विच इज कॉन्ट्रावीनिंग दिस एक्ट. अभी मैंने भी ये कहीं सुना ही था कि एक वो है ना, नायक मूवी में एक मूवी आई एम श्योर अगर आपने देखी है तो उसमें अनिल कपूर जब एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, देन ही विजिट अ शॉपकीपर. वो शॉपकीपर का वेट मेजर कैसा होता है, ऊपर से तो दिख रहा है 1 लीटर का है, लेकिन नीचे से ना उसने कुछ ऐसा उसको टेढ़ा बनाया हुआ है कि वो 1 किलो की जगह, वो 1 लीटर की जगह वो चीज खाली 700 ml ही आती है. तो अब ये गलत है. ऐसा एक सीन था उस मूवी में ना. तो ट्रेडमैन जो है ना, जो वेट्स मेजर्स यूज कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए, हो सकता है कुछ ना कुछ उस चीज उसमें उस इंस्ट्रूमेंट में या वेट्स मेजर में कोई चेंजेस ले आए. चेंजेस लाने से क्या होता है कि जो एक्चुअल कस्टमर है वो सफर करता है, राइट. तो ये चीजें कंट्रोलर के लाइसेंस के बिना, परमिशन के बिना नहीं होनी चाहिए. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Yes. So chapter 5 of this act talks about offenses and penalties. सेक्शन 25 बोलता है फॉर पेनल्टी फॉर यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट. मतलब ये तो बिल्कुल ही सजा दे देनी चाहिए. वेट्स और मेजर जहां इतना जरूरी है और यहाँ पे कोई ऐसा वेट्स और मेजर यूज कर रहा है जो स्टैंडर्डाइज ही नहीं है. दिस सेक्शन स्टिपुलेट हूएवर uses or keeps any weight or measure or make any enumeration otherwise in accordance with the standards of weight and measure or standard of numeration shall be punished with a fine which may extend to 25,000 rupees. पहली बार तो 25,000 रुपए सीधा फाइन कटेगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा ये चीज करी तो भैया जेल हो जाएगी, फिर तो तुम्हें 6 महीने की और फाइन साथ में देना ही पड़ेगा. तो पहली बारी में तो कंपाउंडेबल है. कंपाउंडेबल मतलब पेनल्टी देके आप छूट जाओगे 25,000 रुपए देकर, लेकिन अगर उसके बाद आपने करा तो 25,000 रुपए प्लस 6 महीने की जेल भी हो सकती है. सेक्शन 27 कहता है whoever tampers or alters स्टैंडर्ड, वही जब जैसे मैंने अभी आपको एक सीन बताया कि एक मूवी में ऐसा बोला देखा गया था, स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेस या डिक्रीजेस एनी वेट और मेजर विद द व्यू टू डिसीव एनी पर्सन. डिसीव का मतलब होता है धोखा देना. किसी परचेजर को धोखा देने के लिए अगर आप वेट मेजर के साथ कोई छेड़छाड़ करते हो, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ करते हो, एक्सेप्ट वेयर द ऑल्टरेशन इज मेड फॉर करेक्शन ऑफ एनी एरर. करेक्शन है तो अलग बात है, लेकिन अगर डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए कुछ ऐसा करते हो तो सीधा 50,000 रुपए फाइन लग जाएगा पहली बार में सीधा. और सेकेंड और सब्सिक्वेंट बार अगर ये ऑफेंस देखा जाता है तो जेल हो जाएगी 6 महीने से कम नहीं एंड फाइन के साथ. तो पहली बार कंपाउंडेबल है, 50,000 रुपए फाइन लगेगा, और अगर दूसरी बार करते हो तो 6 महीने की जेल, 1 साल तक भी जा सकती है, और आपको 50,000 रुपए फाइन तो देना पड़ सकता है, राइट. तो ये आपके पेनल्टीज है सेक्शन 25 में और सेक्शन 26 में. देन वी हैव अनदर पेनल्टी, सेक्शन 27. एवरी पर्सन हु मैन्युफैक्चर और कॉजेस टू बी मैन्युफैक्चर. अच्छा, अभी मैन्युफैक्चर की बात आ गई. ये किसकी बात थी? ये 25 और 26 में किसकी बात थी? 25 में कह रहा था ऐसा इंसान जो नॉन स्टैंडर्ड वेट यूज कर रहा है. नॉन स्टैंडर्ड मतलब जैसे सपोजिंगली मैं घर पे हूँ, ठीक है, मेरे पास तो कोई स्टैंडर्ड वेट्स इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ नहीं है स्टैंडर्ड वेट्स. तो मैंने क्या करा, मैंने देखने के लिए कि ये चीज कितने ग्राम की है, मैंने ना जैसे मुझे देखना था कि ये आधा लीटर है या नहीं, तो मैंने आधा लीटर मिल्क का ग्लास जैसे आती है ना हमें, हम मदर डेयरी से आधा लीटर दूध लेकर आते हैं, मैंने उसको एक जगह रख दिया, एक जगह अपना जो दूसरा जूस मंगवाया था वो रख लिया, देखने के लिए कि दोनों आधा लीटर है या नहीं. तो मैंने तो ऐसा स्टैंडर्ड कर लिया ना, मैं तो अपने लिए देख रही हूँ. लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप स्टैंडर्ड वेट्स नहीं यूज कर रहे हो, अपने ही कोई वेट्स यूज कर रहे हो, तो गलत है, 25,000 रुपए फाइन लगेगा. दूसरा कह रहा है भाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तुम. अभी मैन्युफैक्चरर की बात नहीं हो रही, एको हूएवर
whoever की बात हो रही है, कोई भी ऐसा इंसान जो स्टैंडर्ड वेट्स यूज नहीं कर रहा या जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसका छेड़छाड़ कर रहा है, तो 25,000-50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 27 बोल रहा है अबाउट मैन्युफैक्चरर। अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई भी मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है वेट्स और मेजर जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, इंडियन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से नहीं है, विच डू नॉट कंफर्म टू द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स मेजर न्यूमरेशन स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप वेट मेजर्स बना रहे हो, तो आपको इंडियन मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो पहली बार का फाइन कितना है? 20,000 रुपीज। सेकेंड ऑफेंस वही इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की हो सकती है, एक्सटेंड टू 3 साल, मतलब लगा लो 6 महीने की जेल तो होगी 3 साल तक जेल जा सकती है या फिर दोनों। और 20,000 रुपए पहली बार का फाइन, सीधा फाइन लगेगा मैन्युफैक्चरर के ऊपर। सेक्शन 30 डीलिंग विद पेनल्टी फॉर ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर प्रोवाइड in selling any article or thing by weight, measure or number, delivers or causes to be delivered to the purchaser any quantity less than the quantity paid for, rendering service by weight, measure, rendering service less than the service contracted or paid for, or buying any article or which, देखो कोई जैसे सपोज क्या है ना, अब मैं हेयर कट करा रही हूँ, ठीक है, अब मैंने उसको बोला भैया 2 इंच मेरे बाल काट दो, उन्होंने ज्यादा काट दिए, अब बोलो मैम केस कर सकते हैं, सर्विस जो बोली गई थी वैसी नहीं है। देखिए नॉट लिटरली, बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस दी गई है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करी गई है कि आपको 250 किलो दी जाएगी, दी कम गई है, तो फिर केस हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है। या आपको बोला गया कोई भी ऐसी सर्विस कि हम इतना इतना आपके लिए वेट मेजर बना के देंगे, इसका स्टैंडर्ड वेट ही है, लेकिन कम दिया गया है, तो फिर आपको जो जिसने बनाया है, द पर्सन डीलिंग एंड हु इज कॉन्ट्रावेनिंग द एक्ट विल बी अट्रैक्टिंग पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज इन द फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरी बार 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद द फाइन और बोथ, राइट। पहली बार देख रहे हो कंपाउंडेबल है, हम बार बार देख रहे हैं फर्स्ट ऑफेंस, सेकेंड, सब्सिक्वेंट ऐसा बोल रहा है। फर्स्ट ऑफेंस ना बहुत बार ना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी किसी को पता नहीं है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको पता होता है। देखो क्या है ना, अब हमारा खाने का बिजनेस है तो हमें फसाई लाइसेंस पता है, हमें खाने के नॉर्म्स पता है, लाइसेंस लेना है, कैसे लेना है, क्या है। किसी का कोई और बिजनेस है तो उसको अपने बिजनेस के लीगल नॉर्म्स पता है। तो जो इंसान वेट मेजर बना रहा है तो उसको ये पता होता है कि हाँ भैया मुझे ये अप्रूवल लेनी है, ऐसे करना है, राइट। Whoever required or under this act rules made thereunder submit returns maintain any record maintain करने पड़ते हैं। कंट्रोलर बोलता है, कंट्रोलर या लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर आपके पास अगर विजिट करेगा, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, आपको अप्रूवल्स अपने जो भी हैं आपको अपने पास रखने हैं, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रखने हैं, पर आपने नहीं रखे हुए अपने पास, 5,000 रुपए का सीधा फाइन लगेगा। और बोलने के बाद भी अगर नहीं लिया तो 1 साल तक की जेल प्लस फाइन, राइट। Section 35 provides whoever render or cause to render any services through means other than weight or measure numeration, measure or number other than standard weight or measure shall be punished with a fine which may extend to 2,000 rupees। मतलब वही अगर आपने कोई भी ऐसा सर्विस दे रहे हो और आप वेट एंड मेजर के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, 2,000 रुपए फाइन, 5,000 तक जा सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से कम नहीं होगी, एक्सटेंड टू 1 ईयर, क्योंकि सर्विसेज में बहुत कम ऐसा देखा जाता है। और बहुत बार लोग अगर बाय डिफॉल्ट या होता है ना, वॉज नॉट अवेयर कि अच्छा इसको भी इस स्टैंडर्ड से करना है, तो 5,000 रुपए 2,000 रुपए मिनिमम पेनल्टी तो लगेगी। अंडर सेक्शन 36 whoever मैन्युफैक्चरर्स, कोई भी मैन्युफैक्चरर पैक करता है, इंपोर्ट करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिलीवर करता है या ट्रांसफर करता है या अपने पास भी रखता है कुछ भी ऐसा विच आर एक्सपोज फॉर सेल एनी प्री पैकेज कमोडिटी। और प्री पैकेज कमोडिटी की अभी तुमने सेक्शन 18 रूल 9 पढ़ा है, तुमने पढ़ा है कि भाई प्री पैकेज कमोडिटी पे कैसे डिक्लेरेशंस देनी है, क्वांटिटी की, प्राइस की। सिलेंड्रिकल होगा तो कितना सरफेस एरिया यूज करना है, या रेक्टेंगुलर होगा तो कैसे यूज करना है, बट नहीं करा। कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसने प्रोडक्ट पे अपने प्री पैकेज कमोडिटी पे ये सब डिक्लेरेशन नहीं दी, तो 50,000 रुपए फाइन लगेगा, 25,000 फाइन लगेगा। और अगर दोबारा ऑफेंस करा तो 50,000 फाइन लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आपको, एक्सटेंडिंग टू 1 ईयर और बोथ।
whoever manufacture पैक इम्पोर्ट या कुछ भी ऐसा करता है जिसमें क्वांटिटी जो एरर है, एरर देखिए अब एरर क्वांटिटी एरर हो गया, कैसे हो गया क्वांटिटी एरर, वेरीफाई नहीं कराया था। कोई भी ऐसी चीज है जो बोली गई स्टेटेड क्वांटिटी लेकिन उतनी नहीं है, कभी तो मेरा मन करता है चिप्स के पैकेट को चेक करवाऊं, लिखा तो होता है 20% एक्स्ट्रा, 20% में कितने चिप्स के कितने चिप्स एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं पता ही नहीं होता हमें, है ना। तो चेक कराना चाहिए वैसे। तो इसमें भी पेनल्टी लग सकती है आपकी 50,000 रुपए फाइन आपको, और सेकेंड ऑफेंस के लिए आपका फाइन 1 लाख रुपए तक जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक हो सकती है, और बोथ। स्टूडेंट्स देखिए, आई वुड लाइक टू एडवाइस यू कि जब ये एक्ट आप कर रहे हैं ना, इसमें आप मैन्युफैक्चरर की एक पेनल्टी याद कर लो, एक पेनल्टी एनी पर्सन वाली याद कर लो कि हुएवर, ठीक है ना। एक पेनल्टी आप याद कर लो, कोई डायरेक्टर का रूल, अगर डायरेक्टर का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, जो अगली है, प्रोवाइड फिक्सेशियस सर्च एंड एम्पावर्स द डायरेक्टर, द कंट्रोलर, एनी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, वो अपनी पावर यूज कर सकते हैं, पावर टू इंस्पेक्ट, विटनेस और इंटेरोगेट करने का जो पावर होता है वो कर सकते हैं ये लोग। सर्च कर सकते हैं प्लेस ऑफ ऑफिस, घर मैन्युफैक्चरर का जिसके ऊपर इल्जाम है, ठीक है, and he shall be punished with a penalty imprisonment up to 1 year or fine which may extend to 10,000 or both. Then penalty for counterfeiting or seal. Section 44 कह रहा है whoever counterfeits any seal specified by or under this act, any rules made thereunder, or sells or otherwise disposes any seal or possesses any counterfeit seal or counterfeits or removes or tampers any stamp specified under this act, the stamp so removed or inserts the same into any other weight or measure shall be punished with imprisonment not less than 6 months which may extend to 1 year, और सेकेंड ऑफेंस में तो सीधा जेल, मतलब फाइन की तो बात ही नहीं करी गई। कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सील है जिसको आपने ब्रेक करने की कोशिश करी है, सील जहां चाहिए, एक जो लाइसेंस की सील होती है वो आप काउंटर फीड कर रहे हो, अपने पास रख लिया, आपने उसको टैम्पर कर दिया, या ऐसा आप कुछ भी कर रहे हैं फॉर डिसीविंग योर परचेजर, तो इन दैट केस सीधा जेल होगी आपको 6 महीने की, 1 साल तक की हो सकती है, और अगर बाद सेकेंड ऑफेंस करा तो 5 साल तक की जेल हो सकती है, राइट। तो स्टूडेंट्स पेनल्टी सारी नहीं बट 1-2 पेनल्टीज हमें इसलिए याद रखनी है क्योंकि अगर हम कोई प्रोविजन लिख रहे हैं, ठीक है, सपोजिंग हम प्री पैकेज कमोडिटी का लिख रहे हैं, तो प्री पैकेज कमोडिटी के रिस्पेक्ट में जो हमारा पेनल्टी है वो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद रहता नो प्रॉब्लम, लेकिन पेनल्टी कम से कम लिखो। देखो बहुत फैक्ट की बात है, आई विल नॉट फोर्स यू कि हाँ सेक्शन ही याद रखो, पेनल्टी लिख रहे हो पेनल्टी लेकिन याद रखो, क्योंकि आई नो बच्चों को मेजर सेक्शन याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है, पेनल्टी के सेक्शन बहुतों को नहीं याद रहते, तो ऐसे पैनिक सिचुएशन में मत आया करो। कुछ कुछ बच्चे यहाँ तक सोच लेते हैं कि हमें पेनल्टी तो याद है सेक्शन याद नहीं है तो रहने दो, लिखते ही नहीं है। दैट्स अ वेरी एब्सर्ड थिंग। आपको पेनल्टी याद है तो लिखो ना, कौन से सेक्शन की पेनल्टी है वो छोड़ो, लेकिन जो आता है आपको वो तो लिखो। व्हाई यू लाइक आफ्टर परफेक्शन एंड छोड़ ही देते हैं आंसर, ऐसा नहीं करना। एग्जाम में जो आता है जितना याद है उतना लिखो, राइट। चलिए, सो यहाँ पे हमारा ये एक्ट खत्म हो जाता है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। यू कैन डू दिस एक्ट, सारे वीडियोस इस एक्ट के हैं, हालांकि लंबी क्लास में ये एक्ट जल्दी खत्म हो जाता है बट छोटी छोटी क्लास करके फाइनली एक्ट खत्म हो चुका है। सो एनी प्रॉब्लम यू हैव, एनी डाउट यू हैव, इवन ये वर्ड का मतलब क्या है, यू कैन लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू हैव माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, you have everything, all the mode of access is there, so kindly ask out if you have. See you in the next class with the new chapter. Thank you so much.